हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो 498 ए का मुकदमा होता है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 498 ए के मुकदमे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न कौन से हैं, उन्हीं पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन सिर्फ हस्बैंड नहीं पूछता है, वाइफ भी पूछती है, उसके मन में भी ये डाउट होते हैं, पत्नी पक्ष के मन में भी जो है डाउट्स होते हैं, हस्बैंड पक्ष के मन में भी डाउट्स होते हैं और कई बार इस डाउट के चक्कर में आप लोग नई नई गलतियां कर बैठते हैं। तो आज की वीडियो में आप लोगों का 498 ए और उससे रिलेटेड मुकदमों में जितने डाउट्स हैं वो सारे के सारे दूर करने की कोशिश मैं आप लोगों की करूंगा। डिटेल में बात करूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। आपको जो भी लीगल कंसल्टेंसी लेनी है आप अपने लॉयर साहब के माध्यम से, अपने वकील साहब के माध्यम से लें, ठीक है। हमसे कोई जानकारी चाहिए आप हमसे भी संपर्क डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन बेटर लीगल कंसल्टेंसी के लिए आप अपने वकील साहब के पास जाएं। ये वीडियो सिर्फ एक सजेशन पर्पज से है, इन्फॉर्मेशन पर्पज से है। डिटेल में बात करते हैं, चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 498 ए के लिए सबसे बड़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि शादी के 7 साल बाद क्या 498 ए का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। तो लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न है कि पत्नी से हमने 7 साल शादी कर ली और 7 साल रह गए और अब वो 498 ए का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकती है। हम एकदम आज़ाद हैं, एकदम फ्री हैं। और वाइफ भी, जिनकी क्रिटिकल कंडीशन उसके मैट्रिमोनियल होम में होती है और वो भी सोचती कि यार अब तो 7 साल शादी के हो गए, हम 498 ए का मुकदमा नहीं दर्ज करा सकते हैं। अब हमारे लिए दिक्कत है, कोर्ट हमसे पूछेगी तुम झूठा मुकदमा दर्ज करा रही हो, और हस्बैंड कहेगा कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं, ये वाइफ दर्ज ही नहीं करा पाएगी। तो पहली क्वेश्चन जो 7 साल के अंदर, 7 साल के बाद क्या है 498 का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है या नहीं, ये कन्फ्यूज़न जो है आप लोगों के मन में, इसको एब्सोल्यूट मैनर में क्लियर कर लीजिए, प्रॉपरली क्लियर कर लीजिए कि 498 ए का मुकदमा किसी भी स्टेज पर लिखाया जा सकता है। शादी के 20 साल हो गए हों या 40 साल हो गए। एक मुकदमा मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट का किया था जिसमें शादी के 48 ईयर्स बाद 498 ए का मुकदमा लिखाया गया था। लेकिन हाँ, इसमें एक लिमिटेशन है कि जो लास्ट एलिज इंसिडेंट, जो लास्ट घटना आप बताते हो, वो 3 साल के भीतर की होनी चाहिए। और 3 साल के बाद अगर आप एफआईआर लिखते हो तो उसमें आपको डिले का रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 466 लिमिटेशन एक्ट का जो कहता है ना कि डिले का रीज़न क्या है, वो एक्सप्लेन आपको करना पड़ेगा। तो लास्ट एलिज इंसिडेंट 3 साल के अंदर का होना चाहिए और ये एफआईआर आप किसी भी स्टेज पर, किसी भी समय पर आप करा सकते हो। इसलिए अपने मन से कन्फ्यूज़न निकाल दो कि 7 साल के बाद 498 ए का मुकदमा आपके विरुद्ध नहीं दर्ज हो सकता है। तो बिल्कुल दर्ज हो सकता है। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आपकी वाइफ आपके घर में अननेचुरल सरकमस्टांसेस में उनकी मौत होती है, मैट्रिमोनियल होम में उनकी अननेचुरल सरकमस्टांसेस में मौत होती है, तो उस कंडीशन में आपको पुलिस को सूचना देनी पड़ेगी और उसके घर वालों को तो ऑब्वियसली सूचना देनी ही देनी पड़ेगी। 7 ईयर्स के भीतर अगर आपकी वाइफ की मौत जो होती है अननेचुरल सरकमस्टांसेस की वजह से होती है आपके मैट्रिमोनियल होम में, तो आपके ऊपर 304 बी का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है, दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इसलिए 7 साल के भीतर वाइफ की डेथ होती है तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन दीजिए, पोस्टमार्टम उसका कंडक्ट कराइए, ठीक है, और लड़की वालों को भी सूचना दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि उनकी डेथ किसी भी रीज़न की वजह से हो जाती है। कुछ बेचारे लड़के जो है फंसा दिए जाते हैं और उनका परिवार फंसा दिया जाता है जस्ट इसलिए कि वसूली कर सकें, क्योंकि बहुत सारे लोग झूठे मुकदमे भी लिखाते हैं कि अब तो लड़की गई ही गई, चलो जो बचा है उसको निचोड़ लेते हैं। ये कंडीशन भी आती है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न है आपके मन में कि क्या 498 ए के मुकदमे में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है कि नहीं कर सकती। देखिए, वैसे पुलिस का मैटर ये है कि जिसमें 498 ए के मुकदमे में 3 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है, 3 साल की अधिकतम सजा। पहले क्या होता था, जब 498 ए का मुकदमा दर्ज हो गया और डीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया तो पुलिस पूरे खानदान को तबाह कर देती थी, इमीडिएटली गिरफ्तार कर लेती थी, जेल भेज देती थी और लाइफ पूरी की पूरी स्पॉइल कर देती थी। लेकिन आज की कंडीशन में क्या है कि अर्नेस वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला जो जजमेंट आ गया, सत्येंद्र रंटिल का आ गया कि आपको उसमें इमीडिएटली गिरफ्तार नहीं करा जाएगा, 41A का नोटिस दिया जाएगा। लेकिन पुलिस आपको हैरेस करने के लिए जनरली सबको 41A का नोटिस भी नहीं देती है। तो इस कंडीशन में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं अपने वकील साहब के माध्यम से और 41A ले सकते हैं, और या क्वेश्चन की पिटीशन आप बना के एफआईआर क्वेश्चन में जा सकते हैं, मुकदमा खत्म कराने की चेष्टा कर सकते हैं। क्योंकि 498 का मैटर है, ऐसा है कि सास, ससुर, देवरानी, जेठानी,
भाई भतीजा सबका नाम इसमें ऐड हो जाता है, सबकी एक क्रिमिनल हिस्ट्री क्रिएट कर दी जाती है, सबका कैरियर स्पॉइल करने की चेष्टा कर दी जाती है। अब देखिए पुलिस उस कंडीशन में नहीं गिरफ्तार करेगी जब आप इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेशन करेंगे, आप भागेंगे नहीं, प्रॉपर्टी एलिनेट करके निकल नहीं जाएंगे, एब्सकॉन्ड होने की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, भगोड़ा होने की चांसेस नहीं रहेगी। लेकिन जहां पुलिस को लगता है कि आप भगोड़े हो सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप प्रॉपर्टी एलिनेट करके निकल जाएंगे, विपक्षी को दबाएंगे, गवाहों को दबाएंगे, सबूतों को मैनिपुलेट करेंगे, वहां पर पुलिस आपकी अरेस्टिंग कर सकती है। इसलिए आप 41A का नोटिस जरूर ले लीजिए, लेकिन पुलिस देगी नहीं, इसलिए आपको अमूमन हाई कोर्ट जाना ही जाना पड़ेगा 41A की नोटिस के लिए, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम लोग भी करते हैं 41A कराते हैं ताकि कम से कम पुलिस का हैरेसमेंट ना हो पाए। पुलिस थाने में बिठा के घंटों बातचीत करती है, नेसेसरी हैरेसमेंट करती है, वसूली करती है। हर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं है, ना हर वकील अच्छा है, ना पुलिस अच्छा है, क्योंकि पुलिस वाले कुछ कहेंगे कि दैट भाई साहब वकील साहब भी तो तगड़े हैं, तो पुलिस वाले भी जैसे हैं वैसे वकील साहब भी हैं। लेकिन हाँ, हम आपसे बहुत ज़्यादा बेटर हैं और आप सैलरी लेके जो है घूस लेते हो और हमें कोई सैलरी नहीं मिलती, हम अपनी ईमानदारी से अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, ठीक है। इसलिए अननेसेसरी की कमेंटबाजी यहाँ पर पुलिस वालों को करने की ज़रूरत नहीं। जिनके घर कांच के हो ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते, ये ध्यान रख लेना, बड़ा पुराना फिल्मी डायलॉग है। क्योंकि अगर आपकी जांच कराने पे हम लोग आ जाएंगे तो आप बचेंगे नहीं कहीं के, क्योंकि आप दरोगा अगर हैं, आप अधिकारी अगर हैं, आपके पास डेफिनेटली ब्लैक का पैसा होगा। 1 रुपये भी आपके पास अगर ब्लैक का निकल आएगा तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और हम लोग ईमानदारी से करते हैं, सजेशन देते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, तो उसका पैसा लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के घर से ज़बरदस्ती डंडे मार के हमने पैसे ले लिए, अपने हार्डवर्क, अपनी वर्च्यू वैल्यू और मेहनत का पैसा लेते हैं, राइट। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अगला जो कन्फ्यूज़न आप लोगों के मन में होता है कि 498A और दहेज उत्पीड़न क्या एक ही चीज़ है? तो देखिए 498A में कहीं पर भी दहेज शब्द की बात नहीं कही गई है। दहेज शब्द आप पढ़िएगा 498 सेक्शन, कहीं पर भी डाउरी की बात कही नहीं गई है। 498 में मेंटल फिजिकल क्रुएल्टी की बात कही गई है। जैसे आप किसी के रंग रूप चाल चलन को लेके कुछ कहते हो तो आप उसके साथ क्रुएलिटी कर रहे हो, क्रूरता कर रहे हो, ठीक है। रंग के बारे में बोल रहे हो, उसके फिगर के बारे में बोल रहे हो कि नाटा है, मोटा है, काला है, ठीक है, कुरूप है, ठीक है। इस तरीके की अगर कोई टिप्पणी कर रहे हो, मेंटल फिजिकल क्रुएलिटी कर रहे हो, शारीरिक मानसिक प्रताड़ना उसको कर रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो वो चीज़ है। दहेज उत्पीड़न अलग चीज़ है। दहेज के लिए दावरी प्रोविजन एक्ट एक अलग से बनाया गया है, वो अलग चीज़ है। और 498A का मुकदमा अलग है। दहेज के लिए भी अलग से सजा है, 498A के लिए भी अलग से सजा है। और कई लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि क्या 498A का मुकदमा और DV एक्ट का मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है, यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा और 498A का मुकदमा क्या एक साथ चलाया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल 498A का मुकदमा और डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा एक साथ बिल्कुल चलाया जा सकता है और चलता भी है। वाइफ DV एक्ट में भी मुकदमा लिखाती है और 498A भी लिखाती है। DV में वाइफ आपसे रेजिडेंशियल राइट मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, चाइल्ड कस्टडी मांगती है, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आपसे वो DV में अवेल करती है। और प्रोटेक्शन ऑर्डर भी अपने फेवर में लेती है आपके अगेंस्ट किया, ताकि आप उसके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा कुछ भी ना कर सको। DV के लिए कंडीशन है एक ही घर में रहना जरूरी है, मैट्रिमोनियल होम शेयर करना जरूरी है, अलग नहीं रहना जरूरी है, एक ही किचन होना चाहिए, तभी DV लिखा जा सकता है। और DV का मुकदमा केवल महिलाएं लिखा सकती हैं, जनरली वाइफ लिखा सकती हैं। और महिलाएं जैसे आपकी बहन वगैरह भी आपकी वाइफ के अगेंस्ट चाहें तो DV का मुकदमा लिखा सकती हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है सारी चीज़ें वो इस सुविधा का लाभ बिल्कुल नहीं उठा सकते। जो महिलाओं के बनस्पत है, महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास नहीं है, पुरुषों के बनस्पत उनको ज़्यादा एडवांटेज है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और आप लोगों के मन में जो मैंने देखा है आता है, जो मैंने नोट किया है, वो ये है कि 498A की सभी तारीखों पर क्या व्यक्तिगत रूप से जाना जरूरी है? वैसे तो डेट पर डेफिनेटली आपकी प्रेजेंस जरूरी है, लेकिन अपने वकील साहब के माध्यम से आप एग्जम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस लगा के बच सकते हैं और हर डेट पर जाने से आप बच सकते हैं और अपना हैरेसमेंट बचा सकते हैं। तो इसलिए ये सारी कंडीशंस टर्म्स जो मैंने आपको बताई हैं उसको अपने मन से निकाल दें, कन्फ्यूज़न दूर कर लें 498A के मुकदमे को लेकर। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई, समझ में आई है। और बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स आप मेरा देख सकते हैं, वहाँ पर मैं अवेलेबल हूँ। कोई फर्दर डिटेल चाहिए तो आप अपने वकील साहब से बात करें। हमारे लायक जो सेवा है डेफिनेटली आप हमसे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।